नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये मौर्य प्रशासन का दूसरा क्लास है, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। जो पहला क्लास नहीं किए जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए मौर्य प्रशासन, तो देखिए प्रांत जो होते यहाँ के प्रशासक क्या कहलाते थे? प्रांत के प्रशासक प्रांतपति कहलाते थे। प्रांतपति, ये प्रांतपति कौन होते थे? तो राजा के संबंधी या राजकुमार, राजा के संबंधी या राजकुमार, राजा का बेटा। अगला पॉइंट देखिए, ये जो अशोक है इसके समय युक्त नामक अधिकारी होते थे। अशोक के समय युक्त नामक अधिकारी, ये जो युक्त नामक अधिकारी होते थे ये जो है केंद्र एवं स्थानीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम करते थे। केंद्र एवं स्थानीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम। और यदि आगे देखें तो जनगणना और नगर का प्रशासक, जनगणना या नगर का प्रशासक नागरक कहलाते थे। और जिले का अधिकारी, जिले का अधिकारी, जिले का अधिकारी स्थानिक कहलाते थे। दस गांवों का अधिकारी गोप होता था। 10 गांवों का अधिकारी गोप, ये इम्पोर्टेंट है। 10 गांवों का अधिकारी क्या कहलाता था? गोप। और ग्राम का प्रमुख, ग्रामिक, ग्राम का प्रमुख, ये क्या कहलाते थे? ग्रामिक। और पुलिस को रक्षित कहा जाता था। पुलिस को क्या कहा जाता था? रक्षित, रक्षित। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, प्रांत के प्रशासक जो प्रांत का देखभाल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो प्रांतपति। प्रांत का प्रशासक प्रांतपति। ये प्रांतपति बनते कौन थे? तो ये राजा के संबंधी होते थे, राजा के परिवार से या राजा के संबंधी या राजकुमार। और अशोक के समय युक्त नामक एक अधिकारी होते थे। कौन होते थे? युक्त नामक अधिकारी। ये क्या करते थे? केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता था। जनगणना और नगर का प्रशासक क्या कहलाते थे? नागरक।
जिले का अधिकारी ये क्या कहलाते थे? स्थानिक। और 10 गांवों का अधिकारी गोप, ये वीवीआई क्वेश्चन है। और ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, क्या कहलाते थे? ग्रामिक। पुलिस को क्या कहा जाता था? रक्षित। जल्दी से यहां तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। ये रक्षिन है, रक्षिन, नो लिखिएगा, रक्षिन। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं अशोक के समय जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो हेडिंग दीजिएगा अशोक के समय अधिकारी। अशोक के समय अधिकारी। पहला देखिए राजूक। राजूक, ये जो राजूक अधिकारी है ये कर तथा न्याय का काम करते थे। कर वसूली प्लस न्याय, ये कहाँ करते थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रांत, प्रादेशिक, ये प्रादेशिक जो है कि जिले का अधिकारी होता था। जिले का अधिकारी। महामात्र, ये महामात्र जो है उच्च अधिकारी होते थे। उच्च अधिकारी। ये जो महामात्र है सीधा राजा से आदेश प्राप्त करते थे। सीधे राजा से आदेश प्राप्त करते थे। और अगला देखिए प्रतिवेदक। ये प्रतिवेदक का काम क्या था? तो राजा को गुप्त सूचना देते थे। राजा को गुप्त सूचना देते थे। तो देखिए यहां तक क्या देखे, अशोक के समय प्रमुख अधिकारी यदि देखें तो कौन कौन देखे? राजूक, प्रादेशिक, महामात्र और प्रतिवेदक। राजूक का काम क्या है? तो कर वसूली और न्याय का काम करते थे। ये कहाँ करते थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। और यदि देखें प्रादेशिक, ये क्या होता था? तो जिले का अधिकारी। जिले का अधिकारी कौन होते थे? प्रादेशिक। और महामात्र ये क्या है? तो उच्च अधिकारी। ये जो है कि राजा के आसपास रहते थे, तो राजा सीधे राजा से आदेश ये प्राप्त करते थे। और प्रतिवेदक की यदि बात करें तो राजा को क्या करते थे? गुप्त सूचना देते थे। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए अब न्यायालय के बारे में जानते हैं। न्यायालय, राजा जो होता था मौर्य काल में उच्च, सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होते थे। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, पहले लिखते हैं। राज गुप्त काल में लिखिए, मौर्य काल में, मौर्य काल में राजा सर्वोच्च
एवं अंतिम न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश जो न्याय देने का काम करते हैं। ये जो न्यायालय है ये दो प्रकार के यहाँ थे। न्यायालय कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। धर्म स्थीय और कंटक शोधक। कंटक शोधक, कंटक शोधक। ये जो धर्म स्थलीय है ये दीवानी मामले देखते थे। दीवानी मामले। दीवानी मामले यदि देखें हम तो ये कौन सा मामला हो जाएगा? तो जगह जमीन से रिलेटेड अर्थात धन और चोरी के मामले सबको देखने का काम करते थे। और ये जो कंटक शोधक है ये फौजदारी न्यायालय होता था। दीवानी न्यायालय ये क्या होते थे? फौजदारी, फौजदारी न्यायालय। ये इसमें मारपीट से संबंधित मामले जाते थे, नागरिक के मामले जाते थे इसमें। तो दीवानी मामले में क्या आ जाएगा? चोरी और लूट का माल से संबंधित। चोरी प्लस लूट का सामान, ये संबंधी ये सभी मामले कहाँ जाते थे? दीवानी। ये इसी में जमीन से रिलेटेड। और ये जो फौजदारी मामले है इसमें नागरिकों के न्याय से संबंधित मामले जाते थे। नागरिकों के न्याय से संबंधित मामले। तो देखिए क्या देखे हम, मौर्य काल में राजा क्या होता था? सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश। सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश। और न्यायालय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। स्थानीय, ये इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? दीवानी न्यायालय। इसमें जगह जमीन से रिलेटेड मामले होते हैं, साथ ही चोरी लूट का सामान जो होता था ये सभी मामले धर्म स्थानीय स्थानीय स्थीय होते थे। और कंटक शोधक यदि देखें तो फौजदारी न्यायालय वर्तमान में कह सकते हैं। यह नागरिकों के न्याय से संबंधित मामले इसमें जाते थे। इसमें मारपीट से संबंधित बोल सकते हैं, मारपीट। ये जो है कि स्थानीय धर्मस्थीय न्यायालय जो है ये प्राप्त होने में समय लगते थे, लेकिन कंटक शोधक ये तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर जो कि गुप्त रूप से सूचना प्राप्त करते हैं। गुप्त रूप से सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी क्या कहलाएंगे? गुप्तचर। ये जो गुप्तचर है इसे गुप्त पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को गुप्त पुरुष कहा जाता था। ये जो गुप्तचर है ये दो प्रकार के थे, टू टाइप।
ये दो टाइप कौन कौन है? स्थानीय और संचार। देखिए, स्थानीय कौन है? जो कि एक ही स्थान पर रहकर सूचना प्राप्त करते हो। एक ही स्थान पर रहकर सूचना प्राप्त। और देखिए, संचार, ये जो है कि दूसरे दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसे क्या कहा जाता है? भ्रमणशील भी कहा जाता है। ऐसे लिखिएगा या भ्रमणशील। भ्रमणशील गुप्तचर, ये जो है कि सूचना प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर जाते रहते थे। सकते हैं घूमने वाला गुप्तचर। घूमने वाला गुप्तचर। तो देखिए, क्या देखे हम गुप्तचर व्यवस्था में? क्या देखे हम? गुप्तचर का अर्थ क्या हो गया? जो गुप्त रूप से सूचना प्राप्त करता हो। तो गुप्तचरी का जो काम करते थे मौर्य काल में, उसे क्या कहा गया है? गुप्त पुरुष। और ये कितने टाइप हैं? 2 टाइप। और स्थानीय संचार। स्थानीय का मतलब एक ही स्थान पर रहकर सूचना प्राप्त करने वाले अधिक गुप्तचर। और संचार, इसे ही क्या कहा गया है? भ्रमणशील। ये क्या करते थे? घूमकर, घूमने वाला गुप्तचर होता था। ये जो कि सूचना प्राप्त करने के लिए घूमते रहते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन। ये जो सैन्य प्रशासन है, इसके 5 अंग हैं। 5 अंग कौन कौन? देखिए, पैदल सेना, अश्व सेना, अश्वमेष घोड़ा, हाथी सेना, रथ सेना, लास्ट में लिखिएगा नौसेना। तो सेना के कितने अंग देखे? 5 अंग। कौन कौन? पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी, रथ और नौसेना। ये जो सैन्य प्रशासन है, इसके देखभाल करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाते थे। देखभाल करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? अंतपाल। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन जो है, इसमें 6 समिति थे। के अनुसार सैन्य प्रशासन में कितने समिति थे? 6 समिति। सैन्य प्रशासन में 6 समिति थे। ये जो 6 समितियां थे, प्रत्येक समिति में, ये मान लेते हैं 6 समिति है।
1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 समिति है, 6 में 5-5 करके सदस्य थे। कितने कितने? 5-5। तो टोटल सदस्य कितना हो गया? 30। तो 6 समिति थे और प्रत्येक में कितने सदस्य? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। यदि बोले टोटल सदस्य कितना? टोटल मेंबर तो कितने हो गए? 30। टोटल सदस्य कितना हो गया? 30। कुल सदस्य। और ये जो मौर्य प्रशासन है, इसका राज्य चिन्ह क्या था? राज्य चिन्ह मोर। तो देखिए क्या देखे हम, सैन्य प्रशासन के कितने अंग हैं? तो 5 अंग है। कौन कौन है? तो पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ये जो सैन्य प्रशासन है, इसका देखभाल करने वाले अधिकारी जो होते थे, उसे क्या कहा जाता है? अंतपाल। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के कितने समिति बताए गए हैं? ये जो सैन्य प्रशासन है, इसमें 6 समिति बताए गए हैं और प्रत्येक समिति में कितना सदस्य है? तो 5 सदस्य है। यदि बोले टोटल मेंबर कितने हैं समिति में, तो ये 30 मेंबर है। और राज्य चिन्ह यदि देखें, ये जो मौर्य काल है, इसका राज्य चिन्ह क्या है? तो मोर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मौर्यकालीन समाज को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।